साथियों नमस्कार। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। साथियों आज ये हरित संजीवनी की श्रृंखला में, प्रोडक्ट की जानकारी की श्रृंखला में तीसरा एपिसोड मैं आज आपके सामने देने जा रहा हूँ। लॉकडाउन के दरमियान यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से। आज मैं आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत लोगों की डिमांड उस पर थी कि सर आप एक एक प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी दें। पहला जो एपिसोड हुआ था उसमें सभी प्रोडक्ट की जानकारी दी गई थी, मगर वो थोड़ी शॉर्ट में हुई थी, तो फिर काफ़ी लोगों की डिमांड आने लगी और अभी बहुत सारे लोगों की रुचि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बढ़ने लगी है। तो आज हरित संजीवनी ये जो अपना ब्रांड प्रोडक्ट है, गए लगभग 11 साल से आरसीएम सिस्टम के साथ हम लोग काम करते हैं और 11 साल से ये प्रोडक्ट पूरे भारत देश में करीबन 25-26 राज्यों में इसका सेलिंग हो रहा है और 10 लाख से ज़्यादा संतुष्ट ग्राहक अपने पूरे भारत देश में हैं। और ऐसा कहते हैं कि हमारा जो संतुष्ट ग्राहक होता है वही हमारे प्रोडक्ट का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो साथियों कितने सारे आज ब्रांड एम्बेसडर हरित संजीवनी के पूरे भारत देश में है, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। और खरीफ सीज़न भारत देश में जो सबसे प्रमुख 2 सीज़न होते हैं, खरीफ और रब्बी, उसमें से खरीफ सीज़न शुरुआत हो चुकी है और खरीफ सीज़न में महत्वपूर्ण फसल धान की फसल होती है। तो पिछले बार मैंने धान की फसल की विस्तृत जानकारी आपको दी थी और इस बार मैं आपको कपास की फसल, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है, कैश क्रॉप है, किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, तो उस फसल के बारे में मैं आपके सामने विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। साथियों देखिए, अब इतने अच्छे समय पे, यानी कि खरीफ बिल्कुल शुरुआत है और आज ही सुबह न्यूज़ मैं जब सुन रहा था तो मैंने सुना कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है। केरला में मानसून दाखिल हुआ है, तो लगभग आने वाले एक 8-10 दिनों में आधे भारत में मानसून आ जाएगा। और इस बार फोरकास्ट ने भी कहा है कि करीबन 104% बारिश होने की संभावना है। तो जैसे मानसून की संभावना अच्छी होती है तो किसान अपने खेतों में बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं और हमारे भारत देश की मैक्सिमम इकोनॉमी जो निर्भर करती है वो खेती पर निर्भर करती है। मानसून के ऊपर बहुत सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है साथियों। तो इसी शुरुआत करते हैं हरित संजीवनी के प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी के लिए। तो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साथियों देखिए, भारतीय किसानों के लिए जैसे वरदान ही साबित हुआ है ये हरित संजीवनी कोई आज का प्रोडक्ट नहीं है। ये हरित संजीवनी 2009 में आरसीएम सिस्टम में लॉन्च हुआ था और अब तक कई सारे राज्यों में कई सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। हरित संजीवनी 2 पैकिंग में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक बॉक्स है 1 एकड़ और आधे एकड़, ऐसी ये ट्रीटमेंट बनाई गई है। 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए और 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, ऐसे 2 पैकिंग में अवेलेबल है। पहले तो 1 एकड़ का ही आता था और बहुत सारे लोगों की डिमांड आने लगी कि तो 6 साल पहले हमने इसे स्प्लिट कर दिया। आधे एकड़ छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनके लिए आधे एकड़ का ये पैकेज हम लोग लेके आए हैं। तो इसमें ये बॉक्स, कई सारे लोगों ने तो बॉक्स देखा ही है। इसमें 4 पाउच निकलते हैं। तो कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर ये 4 पाउच आपने क्यों डाले हैं, तो काम बढ़ जाता है। जैसे 1 नंबर ज़मीन में देना है, 2, 3, 4 का छिड़काव करना है, तो जब 3 बार छिड़काव करो, 1 बार ज़मीन में डालो तो ये हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ता है। इसे ऐसा नहीं कर सकते क्या, एक ही पाउच बना दिया, या तो ज़मीन में डाल दिया या इसका छिड़काव कर दिया। नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आदमी की अवस्थाएं होती है वैसे फसल की भी अवस्थाएं होती है। आदमी और फसल, इसमें कोई अंतर नहीं है।
जैसे आदमी का जन्म होता है तो फसल का जन्म होता है, फिर बचपन होता है आदमी का, फिर युवा अवस्था होती है, फिर वृद्धापावस्था होती है, बुढ़ापा होता है। वैसे ही फसलों का भी होता है। फसल सिर्फ बूढ़े नहीं होते, फसल मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। फल निकलने के बाद हम उसे निकाल देते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग अवस्थाओं में फसल के ऊपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अलग अलग ट्रीटमेंट अगर हुई तो फसल की उत्पादन देने की क्षमता बढ़ती है। तो उस हिसाब से साथियों, हरित संजीवनी में 4 पाउच बनाए गए हैं अपनी अवस्थाओं के अनुसार। जन्म अवस्था है, बचपन अवस्था है, यौवन अवस्था है, परिपक्व अवस्था है। तो सबसे पहले किसके ऊपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले ट्रीटमेंट होनी चाहिए जन्म अवस्था पर। क्योंकि साथियों देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, माँ की पेट से बच्चे का जन्म होता है, जन्म अगर अच्छा हो, बच्चे का सुदृढ़ हो, तो बच्चे की आगे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। उसी हिसाब से पौधे का जन्म अगर अच्छा होगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो उसके उत्पादन देने की क्षमता बढ़ेगी। तो पौधे का जन्म कहाँ होता है? जमीन में होता है। जैसे ही पौधे का जन्म जमीन में होता है तो इसका मतलब हमें जमीन के ऊपर ट्रीटमेंट करनी होगी, जमीन को सुधारना होगा। तो इसके लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 250 ग्राम प्रोडक्ट है 1 एकड़ के लिए। अब 250 ग्राम, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर ये 250 ग्राम जमीन में कैसे काम करेगा? साथियों देखिए, अब जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और समय के साथ चलने का जमाना है। जो समय के साथ नहीं चलेगा वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। साथियों, बड़ी बड़ी रियासतें खत्म हो गई है समय के साथ। जिन्होंने चलना नहीं सीखा उनको बड़े बड़े उनके साम्राज्य खत्म हो गए। तो वैसे ही हम अगर समय के साथ चले तो ही हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं या सक्सेस हो सकते हैं। साथियों वैसे देखिए, जैसे लॉकडाउन के पहले हम तो कितना घूमते थे, आप लोग सब दूर दूर जाके ट्रेनिंग्स देते थे। मगर जब लॉकडाउन हुआ, घूमना बंद हुआ, तो हमने तुरंत समय का सहारा लेते हुए, समय के साथ चलते हुए, टेक्नोलॉजी का साथ देते हुए आज लाखों लोगों तक इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं। साथियों वैसे ही आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कॉन्सेंट्रेटेड का ज़माना है। तो हमने क्या किया है, ये 250 ग्राम यानी कि इसको 50 किलो में भी हम बना सकते थे। मगर आज 50 किलो अगर बनाते तो ये कैरी करने के लिए आसान नहीं रहता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसे हमने हाईली उच्च तकनीक का फायदा लेते हुए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया है। 50 किलो को 250 ग्राम में बना दिया है। अब देखिए, दूसरा सवाल ले आता है, आप लोगों से ही सवाल आते हैं। मैं 11 साल से इस सारी सिस्टम पे जब काम कर रहा हूँ तो 99% जो सवाल है वो एप्लीकेशन के बारे में ही आते हैं। रिजल्ट के बारे में बहुत कम लोगों के सवाल है, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत बढ़िया मिल ही रहे हैं। 11 साल से एक दिन का तो ये पूरा सफ़र है नहीं। तो साथियों फिर लोगों का सवाल आता है, सर ये ज़मीन में कब देना है? क्योंकि जन्म अवस्था पे देना है तो कब देना है? तो साथियों एकदम सिंपल जवाब है इसका। तो सभी सीज़न में आने वाली, क्योंकि 2 सीज़न है, खरीफ और रबी, तो सीज़न में आने वाली सभी प्रकार की फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में दे सकते हैं। अब देखिए, कोई भी फसल, अभी इसमें फसल का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि हर राज्य में, हर विभाग में, हर रीजन में अलग अलग फसलें होती है। करीबन भारत देश में सीजनेबल फसलें जो अगर आप लेंगे तो दोनों सीजन मिला के 190 से ज़्यादा फसलें होती है। तो अपने इस रीजन के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से, अपने ज़िले के हिसाब से आपके यहाँ जो भी फसल होती है वो फसल लगाते समय या उसकी बुआई करते समय या वहाँ से 30 दिनों तक, बुआई करने के डेट से 30 दिनों तक आप इसे ज़मीन में दे सकते हो। और इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल मुझे आते हैं, फ़ोन आते हैं, सर आपका ट्रेनिंग सुना कि मैं एक किसान के पास गया था, उसने धान की फसल लगाई है, 15 दिन हो गए, तो क्या हम हरित संजीवनी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने इसलिए किसी भी फसल का नाम नहीं लिया। अब 15 दिन हो गए तो मैंने 30 दिनों तक कहा है। तो आप किसी भी फसल में लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक इसे ज़मीन में दे सकते हैं। अब तीसरा सवाल आता है, अभी ज़मीन में देना कैसे है? छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कभी खेती में काम नहीं किया या
किसानों से बात नहीं की तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। मगर साथियों एक बात ध्यान में रखें, हमारा जो एंड यूज़र है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला जो आदमी है वो किसान है। और किसान भली भांति ये सारी चीज़ों को जानता है। वो कोई पहली बार खेती नहीं कर रहा है, सदियों से युगों से खेती होती आ रही है सर। सतयुग में भी खेती होती थी, द्वापर युग में भी खेती होती थी और कलयुग में भी 7-7,500 सालों से खेती होती आ रही है। तो इसका मतलब उन्हें हमें तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ बताना है कि भैया 250 ग्राम है 1 एकड़ में देना है। फिर भी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ कैसे देना है। सिंपल है, जैसे बनाते समय हमने क्या किया है, 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया है, वैसे सिंपल देते समय 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो आप, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो। उसी समय कभी जैसे फसल की बुआई होती है तो उस समय ज़मीन में खाद दिया जाता है, या उसके कुछ लोग 20 दिन के बाद देते हैं, 25 दिन के बाद देते हैं। तो जब खाद देंगे तो उसके साथ मिला के दे सकते हो, या 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो। अगर खाद के साथ नहीं देना चाहते हो, या किसी किसान के पास चले गए आप, उनका ऐसे हुआ कि उन्होंने परसों ही खाद दे दिया है, तो फिर 3 दिन में दोबारा खाद तो नहीं देंगे, तो फिर वो 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हैं। और जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अगर वो फसलों को पानी दे रहे हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसमें मिला के आप आराम से दे सकते हो। ड्रिप इरिगेशन द्वारा तो बहुत आसान तरीका है ये देने का। तो जब ये खाद के साथ या सूखी मिट्टी के साथ मिला के देंगे तो उसके बाद पानी देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पानी देने के बाद जब ये पानी में घुलेगा, पानी में डिजॉल्व होगा, वहाँ से इसका कार्य शुरू होगा। फिर कई सारे लोगों का सवाल आता है कि सर फिर स्टेज नंबर 1 जमीन में देने के बाद कितने दिनों में पानी देना आवश्यक है? 2 दिन में दे दिए, 8 दिन में दिए, 1 महीने में दे दीजिए, 2 महीने में दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन दीजिए। मगर इतना ध्यान रहे, जब तक आप पानी नहीं दोगे, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, तब तक इसका कार्य शुरू नहीं होगा। इतना ही ध्यान रखें। अब साथियों ये 3 सवाल महत्वपूर्ण सवाल हुए कि स्टेज नंबर 1 क्या है, कब देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। फिर एक छोटी सी आपके नॉलेज के लिए एक छोटा वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं। इसे कैसे मिलाया जाता है और दिया कैसे जाता है, देखिए। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, किसी भी खाद के साथ मिला के आप दे सकते हो, जैसे यूरिया है, DAP है, जो भी आप उस समय जो भी आप खाद दे रहे हो उसी के साथ मिला के दे सकते हो। कैसे मिला रहे ये किसान, देखिए जैसे मिल जाएगा तो पूरा यूरिया के ऊपर पूरा कोटिंग हो जाएगा, या सूखी मिट्टी में मिला के दे सकते हो, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी आप दे सकते हो, क्योंकि 100% वाटर सोल्यूबल है। तो ड्रिप इरिगेशन की टंकी बनी हुई है आपकी 200-500 लीटर की, उसमें डाल दो, 1 मिनट में डिजॉल्व हो जाता है, अपने आप चला जाता है। जैसे ज़मीन में दिया तो उसके बाद पानी देना आवश्यक है। बड़े बड़े वृक्षों के लिए अगर देना है तो इसमें आप देख ले कैसे दे, वृक्षों के आजू बाजू में गड्ढा करके उसमें देना है। तो साथियों देखिए, अब सवाल ये उठता है, चौथा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसके फायदे क्या है। ये सारी चीज़ें हमें तो पता चल गई है। अब ये ज़मीन में दिया, पानी देने के बाद ये डिजॉल्व भी हुआ, अब इसके फायदे क्या होंगे ज़मीन में, तो एक एक करके मैं आपको फ़ायदा बताने वाला हूँ। सबसे पहला ये जो मेन काम जो करता है वो चिलेशन क्रिया, सोडियम मैनेजमेंट, हार्मोनल स्टिमुलेशन और बफरिंग एक्शन। तो ऐसी ये अलग अलग क्रिया है इसकी ज़मीन पे होती है। तो साथियों चिलेशन क्रिया क्या है? ये चिलेशन क्रिया, अगर आप देखोगे कि किसान या हम लोग जो ज़मीन में फसल के लिए जो अन्न तत्व देते हैं, फसल को जो 16 टाइप के अन्न द्रव्य लगते हैं, उसमें से 3 टाइप के तो वायुमंडल से मिलते हैं और 13 टाइप के अन्न द्रव्य फसल को जमीन से मिलते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सल्फर है, तो ये सारे जमीन से मिलते हैं। जब ये जमीन से मिलते हैं तो जितनी मात्रा में हम लोग ये जमीन में दे रहे हैं, क्या उतनी मात्रा में फसल को उपलब्ध होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब जमीन के pH के ऊपर निर्भर होता है। तो जमीन का जैसे pH 7.5 से ज़्यादा है तो
ये जमीन में जाने के बाद किसी के साथ संयोग बना लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे अब ये कैल्शियम का फास्फोरस के साथ संयोग बन गया है, ये फेरस का फास्फोरस के साथ संयोग बन गया है। जब ये संयोग बन जाता है तो ये फसलों को आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकते। फसल को कौन से अन्न तत्व अवेलेबल हो सकते हैं? जो सिंगल स्वरूप में है, सेपरेट स्वरूप में है और पानी में घुलनशील है। मगर जब ये संयुक्त स्वरूप में आ जाते हैं तो ये मिल नहीं सकते। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जमीन में जाने के बाद ये इस कंपाउंड को, इस संयुक्त को ब्रेक कर देता है। इन संयुक्त को ब्रेक करके, यानी कि दोनों को अलग करके, ये फसलों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। जैसे ही आपके ये संयुक्त ब्रेक होने लगेंगे, जमीन में संयुक्त ब्रेक होने लगते हैं, यानी कि क्या हुआ? अघुलनशील तत्व पानी में घुलने लग गए हैं। जैसे ये जब संयुक्त बन जाता है तो ये अघुलनशील हो गए। अब जैसे ही चिलेशन क्रिया के द्वारा ये पानी में घुलने ब्रेक हो गए और घुलनशील बन गए, तो जमीन धीरे धीरे जमीन भुरभुरी होने लगती है। जमीन भुरभुरी क्यों होती है? हम कहते हैं कि स्टेज नंबर 1 जमीन में देने के बाद जमीन भुरभुरी होती है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये संयुक्त को ब्रेक करता है, अनडिजॉल्व सॉल्वेंट को डिजॉल्व करता है, और उसमें से ये सारी चीज़ें, समझो कैल्शियम फॉस्फेट ये अलग हो गए तो कैल्शियम फसल को मिलने लग जाएगा, और अलग फॉस्फोरस है वो अलग फॉस्फोरस फसल को मिलने लग जाएगा। यानी कि जमीन में जो आज तक अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट थे, ना मिलने वाले अन्न तत्व थे, वो फसलों को अवेलेबल होने में मदद होती है। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हमें ऊपर से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की, खाद देने की, अन्न तत्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन में जो ना मिलने वाला भोजन था, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट थे, वो मिलने लग जाए तो ऊपर से फिर आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला फायदा होता है। फिर उस वजह से ज़मीन भुरभुरे होने लगती है, और ज़मीन भुरभुरे होने लगती है तो फसल की जड़ों की वृद्धि होने लगती है। मैं आगे की स्लाइड में दिखाने ही वाला हूँ आपको। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सोडियम मैनेजमेंट। अब देखिए, ज़मीन में जो क्षार बनते हैं, ये जो कंपोनेंट बन जाते हैं, संयुग बनते हैं, तो ये क्षार रूप में ज़मीन में जमा रहते हैं। जब क्षार रूप में ज़मीन में जमा रहते हैं तो उस वजह से क्या होता है? जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फसल को पानी उतना मिल नहीं पाता, अन्न तत्व उतने मिल नहीं पाते हैं। तो हम जो पानी जमीन में पानी दे रहे हैं, फिर क्षारों के माध्यम से कई सारे ये सारे क्षार जमीन में जमा हुई, देखो सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये जब संयोग बन जाते हैं तो ये अनअवेलेबल में बन जाते हैं। तो जैसे ही हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में जाता है तो ये संयोग ब्रेक होने लगते हैं, और जब संयोग ब्रेक होने लगते हैं तो क्षारों का जब संयोग ब्रेक होने लगता है तो इसमें मैक्सिमम सोडियम का भी प्रमाण होता है। तो सोडियम ये कोई फसलों के लिए लगने वाला अन्न तत्व है नहीं, ये तो और जब सोडियम जमीन में रहता है, मुक्त संचार करता है, तो सोडियम का सबसे वीक पॉइंट क्या है? ये किसी के साथ भी संयोग बना लेता है, किसी के साथ को भी किसी को भी पकड़ लेता है। तो जैसे उसके साथ संयोग बन गया तो फिर वो अनअवेलेबल फॉर्मेट में चला गया। तो सोडियम को अलग करे, क्लोरीन को अलग करे, और जैसे ही ये सोडियम अलग हो जाता है तो पानी के साथ ये लीच आउट हो जाता है, निकल जाता है। जैसे पानी आएगा तो निकल जाएगा। तो आपकी ज़मीन की फिर धीरे धीरे जैसे सोडियम की मैनेजमेंट अच्छी रहेगी तो पीएच नियंत्रित रहेगा, पीएच नियंत्रित रहेगा तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होगी तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। साथियों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हार्मोनल स्टिमुलेशन। अब जैसे फसल की जड़ों की वृद्धि होने लगती है तो फसल के ग्रोथ में अलग अलग हार्मोन काम करते हैं, उसे ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, और इनहिबिटर से जो फसलों की ग्रोथ को रोकते हैं, इथैलिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो इसमें नेचुरली, जैसे आदमी के शरीर में हर चीज़ नेचुरली बनती है। साथियों, परमात्मा ने, ईश्वर ने ये शक्ति दी है
या इस सिस्टम को ऐसे बनाया है, वैसे फसल के भी शरीर में ये जो हार्मोन्स है ये नेचुरली बनते हैं और नेचुरली ही बनने चाहिए। तो स्टेज नंबर 1 बहुत बड़े पैमाने पे इसको भी मदद करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स है साइटोकाइनिन, ये फसलों की जड़ों में बनता है, जड़ों में उसकी निर्मित होती है, तो उसकी निर्मित में भी मदद होती है। तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन फसल में क्या काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है, यानी कि यहाँ से ही, यानी कि वहाँ से ही फसल की शाखाएं बढ़ने में मदद होने लगती है। जितना साइटोकाइनिन का निर्माण ज़्यादा होगा उतनी सेल डिवीजन ज़्यादा होगी, सेल डिवीजन ज़्यादा होगी तो शाखाएं ज़्यादा बढ़ने लगेगी। उसके बाद बफरिंग एक्शन। साथियों देखिए, ये बफरिंग एक्शन महत्वपूर्ण क्या है? जैसे हम लोग नाइट्रोजन ये फसलों को बड़े पैमाने पर लगने वाला अन्न तत्व है, मगर नाइट्रोजन एक वोलेटाइल गैस है, ये जमीन में ज़्यादा देर तक नहीं रहते, ये लीच आउट हो जाते हैं। जैसे आपने पानी दिया तो पानी के साथ लीच आउट हो जाएंगे। फसलों के जड़ों की कक्षा से अगर दूर हो जाए, समझो अभी ये फसलों की जड़ों की कक्षा है, तो इससे ये नाइट्रोजन अगर दूर हो जाए तो फिर ये फसलों को नहीं मिल पाएगा, लीच आउट हो जाएगा। या पानी दिया आपने, पानी के साथ नीचे नीचे चला गया तो इसका फायदा नहीं होगा। तो लीचिंग लॉसेस भी बड़े पैमाने पे नाइट्रोजन के होते हैं। तो स्टेज नंबर 1 का मेन कार्य ये है, ये क्या करता है, इसमें प्रॉपर्टी होने के कारण ये ऐसे पदार्थों, ऐसे अन्न तत्वों को पकड़ के रखता है, नाइट्रोजन को पकड़ के रखता है। जैसे नाइट्रोजन को पकड़ के रखेगा तो ज़्यादा लीच आउट नहीं होने देगा, उसकी लीचिंग लॉसेस को कम करेगा। तो उससे भी फायदा क्या होता है आपका? जैसे अब देखिए 2 फायदे होने लग गए आपके। जैसे जमीन में जो ना मिलने वाला भोजन था, यानी कि अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट थे, वो फसलों को मिलने लग गए, तो आपको ऊपर से थोड़ा ज़्यादा भोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो नाइट्रोजन की लीचिंग लॉसेस अगर कम हो जाए तो आपको ज़्यादा नाइट्रोजन ऊपर से देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हो, या आपने हरित संजीवनी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आप जो रासायनिक खाद जमीनों में दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसको 20% आप कम कर सकते हो एक ही बार, पहले साल 20% कम कर सकते हो, 20 से 25%, क्योंकि वैसे भी हम लोग एक्सेस फर्टिगेशन करते हैं, तो 20 से 25% फर्टिलाइजर आप कम कर सकते हो। तो एक ही पहली बार ही कम करना है। तो साथियों, जैसे ही आप इसको कम करोगे, तो साथियों इसका फायदा क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके ज़मीन में रासायनिक खाद कम जाएगा, रासायनिक खाद कम जाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये तो हुआ, पैसे बचेंगे, मगर उससे भी महत्वपूर्ण फायदा क्या होगा? जमीन में रासायनिक खाद कम जाएंगे तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। हाँ, तो देखिए, जैसे और एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ मैं आपको। जैसे हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि चिलेशन क्रिया की वजह से जमीन में जो अघुलनशील तत्व घुलने लग गए, तो उसकी वजह से जमीन भुरभुरी होने लग गई। तो जैसे ज़मीन भुरभुरी होती है तो ज़मीन में फिर हवा खिलने लगती है, नमी बढ़ने लगती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसका फायदा होता है, फसल की जड़ों की वृद्धि होती है। मैंने जो पहले आपको 4 चीज़ें बताई, चिलेशन क्रिया बताई, सोडियम मैनेजमेंट बताया, फिर हार्मोनल स्टिमुलेशन, फिर बफरिंग एक्शन, तो ये तो ज़मीन पे काम हुआ। इसका फसल पर कोई काम होता है क्या? इससे फसल को कोई फायदा होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या फसल पे फायदा होता है? जैसे ज़मीन भुरभुरी होने लग गई, ज़मीन में नमी बढ़ने लग गई, तो फसलों के सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने लगती है। अब फसलों के सूक्ष्म जड़ों की जैसे वृद्धि होने लगेगी, तो सूक्ष्म जड़ों का मुख्य काम क्या है? फसल को जमीन से अन्न तत्व देने का काम है, भोजन देने का काम है। अब तो जितने ज़्यादा जड़ें लगेंगी उतना भोजन ज़्यादा मिलेगा, जितना भोजन ज़्यादा मिलेगा फसल की उत्पादन डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। सिंपल है। तो साथियों देखिए, ये हरित संजीवनी नंबर अप्लाई किया हुआ है, इस पर नहीं किया हुआ है। धान की भी फसल देख लो, इसमें अप्लाई किया हुआ है, इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो ये सारे रिजल्ट बहुत बड़े पैमाने पर रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके बाद ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में और क्या क्या काम होता है? और इसमें काम होता है कि ज़मीन में
जो जीवाणु है उनकी जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। जैसे जीवाणुओं की पैदावार बढ़ेगी तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होती है। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे बढ़ेगा तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। तो जैसे ही जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ने में मदद होती है। साथियों, इतने सारे रिजल्ट जन्म अवस्था पर हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 के मिलते हैं। जैसे मैंने पीएच के बारे में बताया आपको, जमीन का जो पीएच होता है, जमीन का पीएच चिलेशन क्रिया की वजह से और सोडियम मैनेजमेंट की वजह से पीएच को नियंत्रित करने में बहुत बड़े पैमाने पे सहायता होती है। जैसे जमीन का पीएच अगर आप देखोगे तो आइडियल जो पीएच माना जाता है 6.5 टू 7.5 माना जाता है। या इसके दरमियान अगर जमीन का पीएच रहेगा तो फसलों को जमीन से जो अन्य तत्व मिलते हैं वो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जितने भी अन्य तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, तो ये आसानी से मिल रहे हैं। मगर जैसे जैसे पीएच बढ़ जाएगा वैसे फसलों को फिर आसानी से अन्न तत्व, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उतने आसानी से अन्न तत्व नहीं मिलेंगे। या आयरन की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, फिर आयरन की कमी, बोरॉन की कमी हो गई है, जिंक कॉपर की कमी हो गई है। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित अन्न तत्वों का पुरवठा होने लगता है। तो उस वजह से फसलों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें चिलेशन क्रिया की वजह से और सोडियम मैनेजमेंट जमीन का ठीक होने के कारण फसल की जमीन के पीएच को नियंत्रित करने में मदद होता है। और जैसे पीएच नियंत्रित होगा धीरे धीरे फिर न्यूट्रल करने में मदद होती है। तो इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे परिणाम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के जमीन में होते हैं। जैसे ही देखो, अब फसल का जन्म जब होता है तो वो फसल जमीन के ऊपर आने लगती है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा बचपन अवस्था में आता है, तो वैसे फसल का जब जन्म होता है तो फसल भी बचपन अवस्था में आती है। तो पौधा जमीन के ऊपर आता है, और जैसा पौधा जमीन के ऊपर आएगा तो बिल्कुल बच्चों के समान होता है, वो हमारे बच्चों के समान होता है। ये उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि बढ़ने वाली स्थिति। अब इस दौरान उसकी ज़रूरत क्या है या उसकी कौन से ग्रोथ होनी चाहिए? तो बचपन अवस्था में पौधे की ज़रूरत क्या है सर? पौधों को एक तो संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। तो उस वजह से क्या है, फिर पौधों की वृद्धि होने लगेगी। पौधों की वृद्धि कैसे होनी चाहिए? संतुलित वृद्धि होनी चाहिए। और संतुलित वृद्धि के लिए ज़रूरी है संतुलित भोजन, और संतुलित भोजन के लिए ज़रूरी है कंट्रोल पावर। साथियों, फसलों को हम जो अन्न तत्व देते हैं वो जमीन में देते हैं और एक ही बार दे देते हैं। फसलों की जड़ों के कक्षा में जो अन्न तत्व आते हैं वो उसे अपटेक कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन मिला, नाइट्रोजन अपटेक कर लिया, फास्फोरस मिला, फास्फोरस को अपटेक कर लिया। मगर जितनी मात्रा में, जितनी परसेंटेज में चाहिए या कितना चाहिए, कम ज़्यादा चाहिए, वो तो उनके दिशा के बाहर है। तो उसे कंट्रोल रखने में, इस दौरान अगर कंट्रोल रखा जाए तो बड़े पैमाने पे कार्य हो सकता है। तो इसलिए बनाया गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। 100 ग्राम पाउडर का 100 लीटर घोल बनेगा। अब जैसे ही 100 लीटर घोल बनेगा तो आपको इसका छिड़काव करना है। तो जैसे कॉटन की फसल है या धान की फसल है या फिर मूंग की फसल है, जो भी फसल है और पर्याप्त मात्रा में उसे जितना पानी लगता है उसमें ये 100 ग्राम पाउडर डाल के आपको इसका छिड़काव करना है। जैसे ही इसका छिड़काव होगा तो क्या क्या काम होते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है? फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। अब जैसे फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होगी तो फसल की संतुलित वृद्धि होने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण ये वेजिटेटिव ग्रोथ या बचपन अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे मैंने आपको जन्म अवस्था में फसल के जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, फसल के वृद्धि में जो काम करते हैं अलग अलग अवस्थाओं में, तो इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ऑक्सिन हार्मोन का। तो ऑक्सिन नेचुरली कहाँ बनता है? फसल के टिप पर बनता है। ये पत्तों के आगे यहाँ पर ऑक्सिन की निर्मित होती है और नेचुरली होती है। और
इससे नेचुरली ऑक्सीजन की निर्मित करने में होने में हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2 का महत्वपूर्ण रोल है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की निर्मित होगी तो ऑक्सीजन का काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम ऑक्सीजन का काम है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस तेजी से होने लगता है, क्लोरोफिल काउंट बढ़ने में मदद होती है, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ने में मदद होती है। क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ेगा, फसल की वृद्धि होने लगेगी, पत्तों का आकार बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने लगेगी। और जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने लगेगी तो पत्तों में खाना ज़्यादा बनेगा, पत्तों में भोजन ज़्यादा बनेगा, फसल को दो तरफ से खाना मिलता है, इसे एक जमीन से मिलता है और दूसरा पत्तों में जो तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से। ये दोनों तरफ का खाना महत्वपूर्ण है। दोनों तरफ का खाना अगर बैलेंस हो जाए तो फसल की आश्चर्यजनक उत्पादन क्षमता बढ़ती है और फसल की सशक्त वृद्धि होने में, जड़ों की सशक्त वृद्धि होने में मदद मिलती है। साथियों देखिए, धीरे से हर अवस्थाओं में अलग अलग स्थित्यंतर होते हैं, हर अवस्थाओं में अलग अलग ज़रूरतें होती है। जैसे आदमी की एकदम सिंपल है, आदमी की भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे बच्चा होता है 12, 15, 20 साल का अगर बच्चा है तो उसकी देखो, उसकी अवस्था अलग है। उसकी शरीर की डेवलपमेंट अच्छी हो रही थी, होती रहती है, वो कूदता है, खेलता है, तो जो खाया डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी अच्छी रहती है। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे आदमी का उम्र बढ़ने लगता है, तो समझे 50 साल का आदमी है या 60 साल का है, 60 साल का है, तो फिर उसकी धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रिया है वो कम होने लगती है, तो फिर जितना खाया वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही फसलों में भी सेम स्थिति होती है साथियों। तो धीरे से हर अवस्था, जैसे अब जैसे जन्म अवस्था से हम बचपन अवस्था में आ गए, यानी कि वेजिटेटिव अवस्था में आ गए। अब वेजिटेटिव अवस्था से फसल कौन सी अवस्था में जाएगी, रिप्रोडक्टिव, यानी कि प्रजनन अवस्था। यानी कि प्रजनन अवस्था कब आती है, यौवन अवस्था, युवा अवस्था में आती है। तो वैसे ही तो प्रजनन देखो, फसल का प्रजनन हो या बच्चे का जन्म हो, सेम प्रक्रिया है। तो जैसे आदमियों में प्रजनन का अधिकार किसको है, प्रजनन लेडीज़। तो इस वजह से ये जो यौवन अवस्था की ट्रीटमेंट है वो लेडीज़ के साथ कंपैरिजन हुआ है। जैसे बचपन अवस्था का बच्चों के साथ, तो यौवन अवस्था का लेडीज़ के साथ हुआ है। तो साथ ही उससे पहले ये स्टेज नंबर 2, 3, 4, इसको पानी में, इस पाउडर को पानी में कैसे ये डिजॉल्व होती है और इसका छिड़काव कैसे किया जाता है, थोड़ा सा देख लीजिए आपके नॉलेज के लिए। बाकी ये तो आप किसी भी किसान के पास जाओगे तो किसान तो हर दिन कुछ न कुछ स्प्रे करते ही रहते हैं, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। मगर आपके समझ में आएगा ये पानी में तुरंत 100% वाटर सोल्यूबल पाउडर है और इसे आपको छिड़काव करना है। तो साथियों जैसे फसल जब यौवन अवस्था में आती है तो इस अवस्था में देखो स्थित्यंतर कैसे घटते हैं, क्या परिवर्तन होता है फसल में। तो जैसे पत्ते तो रहती है ये फसल को, अब रिप्रोडक्टिव अवस्था में क्या लगेंगे, फूल लगने लगेंगे, क्योंकि फूलों के माध्यम से ये फल लगेंगे। तो फसल को फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए। इस अवस्था में फसल की ज़रूरत क्या है, फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, शाखाएं बढ़नी चाहिए, उसे उस समय लगने वाले अन्न तत्व मिलने चाहिए। तो साथियों इसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। पानी कितना बनेगा, 150 लीटर, 150 लीटर पानी बनेगा। जैसे ही ये 150 लीटर पानी बनेगा तो आपको क्या करना है, इसका छिड़काव करना है। और जैसे ही आप इसका छिड़काव करोगे तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फसल के अलग अलग अवस्थाओं में ग्रोथ हार्मोन्स काम करते हैं। जैसे जड़ों में साइटोकाइनिन की वजह से फसल की वृद्धि होने लगती है। फिर ऑक्सीजन, बचपन अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ में ऑक्सीजन की निर्मित अच्छी अगर हुई तो उस समय बहुत अच्छा फायदा होता है। वैसे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्रजनन अवस्था में साइटोकाइनिन की भी बहुत बड़ी मदद होती है। तो ये नेचुरली फसल में तैयार होते हैं और हमारी जो ट्रीटमेंट है ये उन हार्मोन्स को नेचुरली तैयार करने में मदद करते हैं।
तो उसकी वजह से ज़्यादा फूल लगने लगते हैं। फूलों में भी कौन से फूल ज़्यादा लगते हैं? फीमेल फूल ज़्यादा लगते हैं, मादा फूल ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मादा फूल ज़्यादा लगेंगे तो उनका ही रूपांतरण फलों में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फलों में रूपांतर, तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा फूल, नहीं तो फूल तो बहुत लग गए मगर उनका फलों में रूपांतरण ही नहीं हुआ, तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगते हैं, फूलों का रूपांतरण ज़्यादा से ज़्यादा फलों में होने लगता है उस समय। अब जैसे ये प्रजनन अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है साथियों। देखिए, ये औरतों के साथ इसका कंपैरिजन होता है। जैसे कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो 4-5 महीने के बाद देखिए उसे कुछ खाने का मन करता है, उनका शरीर डिमांड करता है। और जिनके घर में औरत प्रेग्नेंट होती है तो सभी पूरी फैमिली उसकी केयर करते हैं कि भाई उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की एक भावना होती है कि इसके पेट में जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। इसके लिए ये औरत है वो सुदृढ़ रहनी चाहिए, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी सब देखभाल करते हैं साथियों। मगर ये ऐसा क्यों होता है? उसके शरीर में अलग अलग न्यूट्रिएंट खाने की इच्छा क्यों होती है? उसका साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होते हैं, और जब हार्मोनिकल बदलाव होते हैं तो उसके शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट डिफिसिट हो जाते हैं, कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है। वैसे ही फसल जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आ जाती है, प्रजनन अवस्था में आती है, तो फसल के भी शरीर में कुछ हार्मोनिकल बदलाव के कारण कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है, और जो अन्न तत्वों की कमी आ जाती है वो उसे खाने का मन करता है साथियों। वो अगर उस समय उसे मिल जाए तो फसल की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो प्रक्रिया नंबर 3 में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? फसल को यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व देने में मदद होती है, यानी उसे जो चाहिए वो देने में मदद होती है। तो उस वजह से क्या, फसल की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। नहीं कि फूल अच्छे लगने लग गए, लगने वाले विशेष अन्न तत्वों को देने में मदद होने लग गई, फिर CN रेशियो को मेंटेन करने में मदद होती है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फसल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से मिलता है, पत्तों से मिलता है, और नाइट्रोजन जमीन से मिलता है। ये दोनों का अगर बैलेंस हो जाए तो फसल की आश्चर्यजनक उत्पादन क्षमता बढ़ती है। उसके बाद फसल की, और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, फसल की सशक्त वृद्धि होती है, और सशक्त वृद्धि होने के कारण फसल में प्रतिकूल परिस्थिति में पत्ते और फूलों की गिरावट कम हो जाती है। साथियों, कोई भी फसल अगर आप देखोगे जब फूल लगने लगते हैं तो फसल को अन्न तत्व भी ज़्यादा उस समय लगता है। तो जैसे फसल के ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कभी कभार टेम्परेचर बढ़ जाए, या टेम्परेचर अचानक से कम हो जाए, या पानी लेट मिले, 2, 3, 4, 8 दिन पानी अगर लेट मिले, तो फिर इसी समय, इसे स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं इसे, तो इस समय फसल की पत्तों की और फूलों की गिरावट होने लगती है। मगर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का अगर आपका छिड़काव रहेगा, हुआ अगर है, तो फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में भी फूल और पत्तों की गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि फसल सशक्त रहती है। धीरे से अब देखो, ये एक एक अवस्था से परिवर्तन हो रहा है। जैसे जन्मावस्था से फसल आई बचपन अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ से कहा गई रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्रजनन अवस्था से आप कहा जाएगी मैच्योरिटी, परिपक्व होने के अवस्था में चली जाएगी। जब फसल परिपक्व अवस्था में जाती है तो क्या बदलाव होते हैं, ध्यान से सुनिए साथियों। देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सब। बिल्कुल आप अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये कितना इजी टॉपिक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ अगर आप इसे थोड़ा सा मन लगा के समझ ले तो सबसे सिंपल और सबसे आसान प्रोडक्ट है हरित संजीवनी। अब देखिए, जैसे फसल मैच्योरिटी अवस्था में आती है, मैंने कि फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है, और जैसे ही फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है साथियों, अब देखिए इस दौरान क्या होता है। इस दौरान फसल की अन्न तत्वों की रिक्वायरमेंट बड़े पैमाने पे बढ़ती है, क्योंकि फलों का रूपांतरण होने लगता है। अब फूलों से फलों का रूपांतरण होने लगेगा तो फलों में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न तत्व लगते हैं। अब फलों को अन्न तत्व कहाँ से मिलेंगे? अब देखिए, पहले जब फल नहीं रहते हैं तब ज़्यादातर अन्न तत्व
पत्तों की तरफ जाते हैं, क्योंकि पत्तों की तरफ तो अन्न तत्व लगते ही है। और देखो, पत्तों में भी अन्न तत्व बनते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से फसल में भी अन्न तत्व बनते हैं। अब जब फल लगने लगते हैं तो उस समय क्या होता है, जमीन से भी ज्यादातर अन्न तत्व फलों में जाने लगते हैं, और पत्तों में जो अन्न तत्व बनते हैं, पत्तों में जो अन्न तत्व बनते हैं वो भी फलों की तरफ जाने लगते हैं, वो भी फलों की तरफ जाने लगते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, जैसे पत्तों से भी अन्न तत्व उन्हें ले लिए, जमीन से भी ले रहे, कि पत्तों की तरफ जाने वाला अन्न तत्व कम हो गए, पत्तों की तरफ जाने वाले अन्न तत्व कम हो गए तो पत्ते सूखने लगते हैं। आप बिल्कुल ये 100% ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अगर किसी खेत में गए और फसल को फल लगने लग गए समझो, तो उसी दौरान आपको ये 100% दिखाई देगा, पत्ते सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, क्योंकि पत्तों में जो अन्न तत्व बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फलों की तरफ जा रहे हैं, जमीन से जो अन्न तत्व मिल रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फलों में जाने लग गए हैं, तो पत्ते सूखने लगेंगे। और इस दौरान क्या होता है, सूखने लगेंगे तो गिरने लगते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति कम हो जाती है, तो गिरने लगेंगे। तो साथियों, इस वजह से क्या होता है, फसल अशक्त होने लगती है, और जैसे फसल अशक्त होने लगेगी तो उसी समय फसल के ऊपर कीटकों का अटैक बढ़ता है, बीमारियों का अटैक बढ़ता है। और ये नेचुरल चीज़ है, कोई भी अगर अशक्त आदमी है तो उसके ऊपर सशक्त आदमी अटैक करता है, हेवी हो जाता है। वैसे फसल जब अशक्त होने लगती है तो अलग अलग बीमारियां अटैक करने लग जाएगी, सकिंग पेस्ट का अटैक बढ़ेगा, डिसीज का अटैक बढ़ेगा, बैक्टीरियल डिसीज का अटैक बढ़ेगा, वायरल डिसीज का अटैक बढ़ेगा। और जब बीमारियों का अटैक होने लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। अब जितनी ज़्यादा फसल बीमार पड़ेगी, जितने ज़्यादा कीटकों का अटैक होगा, उतना आपके फसल के ऊपर आपको छिड़काव ज़्यादा करने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा छिड़काव करने पड़ेंगे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, पैसे उत्पादन खर्चा बढ़ेगा आपका। साथियों, यही तो आज सबसे हो रहा है कि किसान का उत्पादन खर्चा बहुत बढ़ गया है। जहाँ 15-20 साल पहले अगर हम देखते थे तो 25% खर्चे में, आज के 25% खर्चे में उत्पादन निकलता था। आज तो जैसे पहले 10 रुपये लगते थे, आज 25 रुपये लग रहे हैं। उत्पादन तो उतना है, उत्पादन बहुत ज़्यादा, उत्पादन में उतनी बढ़ोतरी तो हुई नहीं है, ना तो रेट में इतनी बढ़ोतरी हुई है। फिर किसानों को इस वजह से आज नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये हुआ पहला। अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो इसका और एक विपरीत परिणाम क्या होता है, तो सबको एक जैसे अन्न तत्व नहीं मिलते, कम ज़्यादा अन्न तत्व मिलते हैं। जैसे नीचे वाला फल बड़ा, ऊपर वाला छोटा, ऊपर वाला और छोटा, तो ये आपको दिखाई देगा। ये सिर्फ टमाटर में, ये तो एग्जाम्पल के स्वरूप में मैंने आपको दिखाया, मगर आप अगर देखोगे तो ये देखो, गेहूं की एक बाली यहाँ पर है, धान की बाली है, ये मकई का भुट्टा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे वाला जो दाना होता है, अगर बाली को ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला दाना, जैसे ऊपर जाओगे नीचे वाला दाना बड़ा होता है, और जैसे ऊपर जाओगे तो दाना छोटे छोटा होते जाता है। धान में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, मकई में ऐसे ही दिखाई देगा। इसका मुख्य कारण क्या है, फसल को मैक्सिमम अन्न तत्व जो है तो जमीन से मिलते हैं, तो नीचे से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे वाले को मिलेंगे, बचा हुआ इसको और बचे हुए ऊपर को। तो ये असंतुलित अन्न तत्व हो गए। सबको एक जैसे अन्न तत्व ना मिलने के कारण उनकी जो ग्रोथ है वो असंतुलित होने लगती है, और जैसे असंतुलित होगी तो कम ज़्यादा तो होगा ही होगा। तो साथियों, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत शानदार ट्रीटमेंट बनाई गई है, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम पाउडर है, 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। तो साथियों देखिए, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, पानी कितना बनेगा, 250 लीटर बनेगा। जैसे ये 250 लीटर का घोल बनेगा तो आपको इसको छिड़काव करना है। जैसे ही आपका छिड़काव हो जाएगा तो इसका काम क्या है, स्टेज नंबर 4 में फसलों की ज़रूरत क्या है। फसलों की ज़रूरत यह है सबसे महत्वपूर्ण कि फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। संतुलित अन्न तत्व से क्या होता है, फसल की संतुलित ग्रोथ होने लगती है। जैसे 4 नंबर का छिड़काव हो जाएगा आपका, तो सबसे पहला काम संतुलित अन्न तत्व, फिर पत्तों में संतुलित अन्न तत्व मिलने लग जाएंगे। पत्तों में भोजन मिलेगा तो पत्ते हरे भरे रहेंगे, पत्ते हरे भरे रहेंगे तो आगे की सब जो क्रिया है वो अच्छी रहेगी। फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी रहेगी, पत्तों में खाना जा अच्छा बनेगा,
उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पत्तों में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतर फिर शुगर में होता है। जैसे फल लगने लगते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसपोर्ट करके शुगर सिंथेसिस होके फलों में चला जाता है और फिर फलों की ग्रोथ होने लगती है। अब देखो कुछ समय के बाद, जैसे आप कोई भी फल अगर खाओगे, शुरू में अगर खाएंगे तो खट्टा लगता है, टेस्ट नहीं लगती, मगर जब वो पकने लगता है तो वो फिर धीरे धीरे मीठा होने लगता है। मीठा क्यों होता है? पत्तों से फिर शुगर का ट्रांसलोकेशन होके फलों में चला जाता है, शुगर की निर्मित होने लगती है। तो साथियों, स्टेज नंबर 4 की छिड़काव के बाद इन सारी चीज़ों को गति मिलती है, संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, पत्ते हरे भरे रहते हैं। पत्ते हरे भरे रहते हैं तो फसल सशक्त रहती है। फसल सशक्त रहने के कारण फसल पर आपके कीटकों का, बीमारियों का अटैक कम होता है। फलों में क्या है, फलों को ज़्यादा से ज़्यादा पत्तों की तरफ से कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर मिलने के कारण फलों का आकार, फलों की साइज, वजन, उसमें टेस्ट वो अच्छी रहती है, यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट ये अच्छी रहेगी। फलों का सेल्फ लाइफ बढ़ेगा। जैसे आपने अगर टमाटर हो, भिंडी हो, बैंगन हो, मिर्च हो, जिस भी फसल के लिए हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं अगर दूसरा जहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है वो 2 दिन रख के देख लो, और ये भी फल निकाले हुए 2 दिन रखो, दोनों में आपको फर्क दिखेगा। ये 2 दिन चलेंगे तो ये 4 दिन चलेंगे, ये 4 दिन चलेंगे तो ये 6 दिन चलेंगे। उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है, टिकवन क्षमता उसमें बढ़ती है। उसके बाद प्रोडक्शन, जल्दी जल्दी फल लगने लगते हैं, लेट तक चलते हैं। इसका मतलब फसल की उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादन क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट अगर बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो 2 रुपये बाजार में भाव ज़्यादा मिलेगा, किसान को फायदा ही फायदा होगा। और एक बात इसमें क्या होता है, जैसे फल लगने लग जाए तो इसी समय भी कुछ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, पानी लेट मिले, तो इस समय क्या होता है, मैंने जैसे आपको कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ये ग्रोथ में काम करते हैं। मगर जो इनहिबिटर्स है, जो ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड है, तो ये इसी समय ज़्यादातर टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आ जाए, टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आ जाए और पानी 2-4 दिन लेट मिले तो एब्सिसिक एसिड की निर्मित होती है यहाँ पर। जहाँ पर नोड, जहाँ पर पत्ता लगता है, वहाँ पर एब्सिसिक एसिड की निर्मित होती है। तो ये जब एब्सिसिक एसिड की निर्मित हो जाए तो ये क्या करता है, फसल को जो अन्न तत्व मिल रहे हैं जमीन से वो आगे जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर का काम करता है। और जैसे आगे अन्न तत्व पत्तों की तरफ नहीं जाएंगे तो पत्ते सूखने लगेंगे। पत्ते सूखने का एक कारण ये भी है, मगर हरित संजीवनी का छिड़काव अगर रहेगा, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4 का जब छिड़काव होता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, ये एब्सिसिक एसिड की निर्मित को होने ही नहीं देता, एब्सिसिक एसिड की निर्मित को कंट्रोल कर देता है। तो उस वजह से क्या है, फसल में संतुलित स्वरूप में अन्न तत्व मिलने में मदद होती है और उससे पत्तों की, फूलों की, फलों की गिरावट रुकती है और फसल सशक्त रहती है। आपको पेस्टिसाइड के प्रमाण कम लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखो आपने हरित संजीवनी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, इस वजह से आपको पेस्टिसाइड का प्रमाण कम लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हरित संजीवनी ये पेस्टिसाइड है, बिल्कुल नहीं। ये फसलों में एक ऐसी ट्रीटमेंट है, ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है कि फसलों की अच्छी वृद्धि होती है, फलों की अच्छी वृद्धि होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने के कारण फसल की सशक्त वृद्धि होती है। और जब सशक्त वृद्धि होती है तो नेचुरली उस फसल में बीमारियों का और कीटकों का अटैक कम होता है। जैसे अगर आदमी अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, अब देखो अभी कोरोना का बहुत पूरे विश्व में माहौल चल रहा है, मगर इसमें एक बात है, जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसे कोरोना का अटैक नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर में उतनी ताकत है कि वो उस विषाणु से लड़ सकता है। मगर इसमें सबसे ज़्यादा
जल्दी अटैक किसके ऊपर हो रहा है? जो ऑलरेडी किसी न किसी डिसीज से, किसी न किसी बीमारी से बीमार है, उन लोगों पर बहुत जल्दी अटैक हो रहा है। तो वैसे ही फसल में भी होता है साथियों, फसल भी आदमी के जैसी ही होती है। तो जैसे फसल अगर सशक्त रहेगी तो ज़्यादातर बीमारियों का अटैक नहीं होगा, बीमारी को अटैक नहीं होगा, तो हम फिर फालतू में क्यों थोड़ी ना उसके ऊपर छिड़काव करेंगे। हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ, मगर मुझे 6 महीने के बाद बुखार आने वाला है तो मैं आज से ही गोलियां खाने लग जाता हूँ। ऐसे होता है क्या? नहीं, हम फालतू में कभी गोलियां नहीं खाते, दवा कभी नहीं खाते। वैसे ही हम फसलों के ऊपर अगर बीमारी नहीं आएगी, कीटक नहीं आएंगे, तो हम फालतू में उसके ऊपर छिड़काव नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो पैसे बचेंगे, यानी कि सेविंग होगी। तो साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण काम हरित संजीवनी की स्टेज नंबर 4 करता है और किसानों का फायदा ही होता है। ये जो फसल निकलेगी ये 100% हाइजीनिक रहेगी, इसमें हाई रिच न्यूट्रिएंट रहेंगे। क्योंकि देखो, हमें जो न्यूट्रिएंट लगते हैं, हमें भी, हमारे शरीर को भी सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, हमारे शरीर को भी लगता है ना। मगर हमारे शरीर को ये हम लोग कैसे लेते हैं? हमने कभी ऐसा खाया क्या कि नहीं भाई आज मैं नाइट्रोजन खा रहा हूँ, मैं मैग्नीशियम खा रहा हूँ? नहीं, हमारे शरीर में वो एक सिस्टम है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने से जो चाहिए वो शरीर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। मगर फसलों को डायरेक्ट स्वरूप में खाना लगता है, फसलों को डायरेक्ट स्वरूप में खाना लगता है, हमें डायरेक्ट नाइट्रोजन देना पड़ता है, डायरेक्ट फॉस्फोरस देना पड़ता है। तो जितना फसल में वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट रहेंगे तो हमारे शरीर को भी अच्छे मिलेंगे। तो साथियों, ये हाइजीनिक खाना है, हमारे शरीर के लिए रिच न्यूट्रिएंट बेस्ड खाना बनेगा। और जब मार्केट में लेके जाओगे तो 2 रुपये भाव भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि किसान का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। साथियों, इतने सारे रिजल्ट, इतनी सारी कार्य हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, जन्मावस्था, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और मैच्योरिटी अवस्था। तो ऐसी ये 4 अवस्थाएं हैं और आपको अलग अलग ही देना है। और जब ये आप अलग अलग देंगे तो इसके फायदे भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। सही समय पे देना है, थोड़े 1-2-4 दिन इधर उधर हो जाए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें थोड़े निर्देश क्या देखना है। तो कुछ लोग, मैं 11 साल से ये सारी सिस्टम देख रहा हूँ, तो कई सारे लोगों को रिज़ल्ट, बहुत शानदार रिज़ल्ट मिले। मुझे कई सारे फ़ोन्स आते हैं सवालों के, व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस फ़ोटो आते रहते हैं। कुछ लोग रिज़ल्ट नहीं आए वो भी फ़ोटो डालते हैं, कुछ लोग रिज़ल्ट आने के तो बहुत सारे फ़ोटो, हज़ारों फ़ोटो मेरे पास है। तो इसके कुछ निर्देश है क्या, कुछ इसकी क्या ध्यान देने लायक क्या बातें हैं? तो थोड़ा सा एक बात है, इसमें मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4 हमने तो समझाया, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने समझाया। अब अभी आप जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें हरित संजीवनी इस्तेमाल करने वाले होंगे, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है सब लोग, कुछ किसान होंगे कि जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद सेशन है, जो बेचने वाला है उसके लिए भी और जो इस्तेमाल करने वाला है उसके लिए ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि मैंने आपको ये बॉक्स दे दिया और स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4 कहा कि भाई ये स्टेज नंबर 1 ज़मीन में देना है और 2, 3, 4 का छिड़काव करना है। तो आपने भी वो बॉक्स लिया और आपके जो भी मजदूर है उसको दे दिया कि भाई ये बॉक्स है, इसको आप छिड़काव कर दो। तो उसे कभी कभार लैक ऑफ नॉलेज या कम्युनिकेशन, ठीक तरीके से कम्युनिकेशन ना होने के कारण बहुत कभी कभी गलत फहमियाँ लोगों में फैल जाती है कि भाई ये बॉक्स दे दिया, ये इसका इस्तेमाल कर लो। अब उसे ये पता नहीं था कि 1 नंबर ज़मीन में देना था या छिड़काव करना था। फिर उसने पकड़ा, दोनों तीनों को एक साथ मिलाया, ज़मीन में डाल दिया, या दोनों तीनों को एक साथ मिलाया, छिड़काव कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पाउच के ऊपर बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है कि 1 नंबर ज़मीन में ही देना है, उसका छिड़काव बिल्कुल ना करे। उसका वो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेज नंबर 1 ज़मीन के लिए है, ये फसल के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। अब प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करना है या इसे भी ज़मीन में देना है,
कुछ लोग कहते हैं सर कौन छिड़काव करेगा, छिड़काव करना है तो 150 रुपये 200 रुपये मजदूर के लिए लगते हैं, सर हम तो काम नहीं करते। नहीं सर, जो देखिए 2 3 4 ये छिड़काव वाला है तो छिड़काव ही करना पड़ेगा, उसका ज़मीन में देखिए आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आईसीयू में एडमिट है, इंटेंसिव केयर में एडमिट है और उसको सलाइन दी गई है, अब सलाइन लगा दी है और वो पेशेंट कहे कि सर ये सलाइन तो धीरे धीरे जाएगी, एक काम करता हूँ आप सलाइन में से वो निकाल दो, मैं एक साथ पी जाता हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लड इसमें ही जानी चाहिए, ब्लड में ही जानी चाहिए, वो पीने से फ़ायदा नहीं होगा। वैसे 2 3 4 ये छिड़काव करके पत्तों के द्वारा ही फसल के शरीर में जानी चाहिए, ये ज़मीन से उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब 2 3 4 का छिड़काव करते समय सिंपल सी बात है, क्योंकि बाकी भी आप छिड़काव करते रहते हैं, कई सारे कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, उसके साथ छिड़काव करते हैं। तो 2 3 4 का छिड़काव करते समय आप किस किस में मिला के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 4 का या जिसका भी आपको छिड़काव करना है, आप किसी भी सभी प्रकार के कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभार खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग जो ज़मीन में खरपतवार आता है, केर कचरा उगता है, तो उसको मारने के लिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी 2 3 4 को छिड़काव मिला के छिड़काव कर सकते हैं। क्या होता है देखिए, जैसे हम लोग समझो कपास की फसल है या धान की फसल है, जिसमें जो भी फसल है उसमें आप खरपतवार का छिड़काव करते हैं, खरपतवार की वजह से क्या होता है, अपनी फसल तो बचती है, खरपतवार मरती है, खरपतवार जलने लगती है, मगर उसका झटका हमारे फसल पे भी बैठता है। कुछ देखो, अगर उसने दूसरी फसल को मारा है तो ये फसल को भी कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कैंसर जब आदमी को होता है तो कैंसर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट होती है? केमोथेरेपी दी जाती है। और जब केमोथेरेपी दी जाती है तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, कैंसर में एक्सेस ग्रोथ होती है टिश्यूज़ की, और उन्हीं टिश्यूज़ को हमें मारना है। तो जब केमोथेरेपी होती है तो आदमी अशक्त होने लगता है, आदमी की प्रतिकार शक्ति बड़े पैमाने पे कम होती है साथियों। तो उस समय अगर इम्यूनिटी बूस्टर या उसे बचाने वाली उसको साइड में दवा दी जाए तो जल्दी आदमी रिकवर होता है। वैसे ही फसल में खरपतवार नाशक जब दिया जाता है तो फसलों को भी झटका बैठता है, तो उसमें मिला के आप दे सकते हो। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है बहुत सारे लोगों का कि सिर्फ अल्कलाइन दवा क्या होती है, कि सिर्फ अल्कलाइन दवा के साथ या बोरोडो मिश्रण के साथ ना दे। अल्कलाइन दवा का मतलब क्या होता है साथियों? देखिए, पीएच होता है 7 के नीचे जो पीएच है एसिडिक, और 7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा जिसका पीएच है वो अल्कलाइन है। मगर आप इस सारी चक्कर में नहीं जाना, मैं एकदम सिंपल आपको इसका फंडा बता देता हूँ। देखो, हम बिजनेसमैन बनना है, हमें मार्केटिंग का काम करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये समझो आपको हरित संजीवनी स्टेज नंबर 3 का आपको छिड़काव करना है, और उसी समय आपको ये समझ लो XYZ इस कीटनाशक को मिला के छिड़काव करना है, मगर आपको मालूम नहीं है ये कौन सा है, ये अल्कलाइन है या एसिडिक है, कुछ भी मालूम नहीं, और आपको मिला के करना है। अब मुझे भी आप फ़ोन करोगे तो मैं क्या बता पाऊँगा? नहीं, सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं आपको। 1 लीटर का एक मग लेने का, उसमें 1 लीटर पानी लेने का, उसमें 2 ग्राम हरित संजीवनी डाल दो, और जो भी दवा मिला के आपको छिड़काव करना है उसको 2 ml डाल दो। पाउडर फॉर्म में है तो 2 ग्राम डाल दो, लिक्विड फॉर्म में है तो 2 ml डाल दो, और उसको घुला लो। देखो, जैसे ही पहले हरित संजीवनी का घोल कर लोगे, हरित संजीवनी तो 100% वाटर सोल्यूबल है, 2 ग्राम 1 लीटर में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो डालोगे आप 2 ml, तो उसमें अगर वो अल्कलाइन है, उसका अगर pH 7 से ऊपर है, तो जैसे ही डालोगे तो फट जाएगा। आपने दूध, फटा हुआ दूध देखा है क्या? दूध में अगर आप नींबू निचोड़ दो, नींबू डाल दो, तो दूध कैसे फट जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। वैसे अगर हो गया तो नहीं चलेगा, अगर एक साथ घुल गया ओके चलेगा। सिंपल है, उसे कहते हैं जार टेस्ट, बहुत सिंपल है। तो साथियों, प्रक्रिया नंबर 2 3 का छिड़काव करते समय जमीन गिल्ली होनी चाहिए, या छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था चाहिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है।
छोटी छोटी चीज़ें हैं। नहीं तो कई सारे लोगों का लोग बोलते हैं सर आपका प्रोडक्ट पहले जैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखो ये प्रॉब्लम आपको कब आएगी, मार्च अप्रैल मई ये महीने में, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज होती है। और ये तेज धूप में आप जब छिड़काव करते हो तो पत्तों में क्या होता है, जैसे ही छिड़काव होगा 2 3 4 का, तो फसल की भूख बढ़ती है। फसल को भूख लगती है, फसल को अन्न तत्व चाहिए। फसल को अन्न तत्व कहाँ से मिलेंगे, जमीन से मिलेंगे। और जमीन से कब मिलेंगे, जब जमीन में मॉइस्चर हो, नमी हो, तब अन्न तत्व मिलेंगे। अगर उतनी पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है और आपने छिड़काव कर दिया तो फसल हरी भरी होने की जगह थोड़ी सूखने लगेगी। और फिर लोग क्या कहते हैं, सर आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल उनका दोष नहीं है, ये नेचुरल क्लाइमेट की वजह से हुआ है। तो साथियों इतना ध्यान रहे, ज़मीन थोड़ी सी गिल्ली होनी चाहिए, या तो उसके छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था चाहिए। बाकी कुछ इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, आपके फसल में नुकसान होने का कोई कारण ही नहीं है। अब अच्छे परिणामों के लिए 2 3 4 का छिड़काव सुबह 11 बजे के पहले या 5 बजे के बाद करना चाहिए, बिल्कुल सही है। गुड। अब ये क्यों, सिर्फ हरित संजीवनी का ही नहीं, आप कोई भी स्प्रे करते हो, जो भी जितने भी छिड़काव करते हो, वो सुबह या शाम को करें। अभी ये समय में क्या होता है, मार्च अप्रैल मई, जब धूप तेज होती है, किसी भी महीने में जब धूप तेज होती है तो दोपहर के समय फसल की जो मेटाबॉलिज्म है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो स्लो हो जाती है। साथियों आदमी के हो जाती है तो फसल की तो होगी ही होगी। अभी इतनी कड़ी धूप है, अगर हम सुबह नहा धो के जब मार्केट में जाते हैं या बाहर जाते हैं, अभी लॉकडाउन में तो काफ़ी लोग घर में ही बैठे हुए हैं, जब बाहर जाते हैं तो आदमी की दोपहर 2 3 बजे की स्थिति देखो कैसे होती है। आदमी भी थोड़ा लेजी हो जाता है धूप में। तो इसका मुख्य कारण ही वही है। वैसे फसलों की जो स्टोमाज है उनकी ओपनिंग कम होती है, पत्तों के बाजू बाजू में जो स्टोमाज होते हैं उनकी ओपनिंग कम होती है, रिस्पायरेशन उससे चलता है। तो वो कम होने के कारण फसल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। उस वजह से दोपहर में छिड़काव ना करें। और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 2 3 4 ये 100% इको फ्रेंडली है, 100% पशु पक्षी पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। कोई भी किसी भी तरह का इससे कोई नुकसान नहीं है। फसल पे होगा तो इसका फायदा ही होगा, अन्यथा इसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। साथियों अब देखिए, मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर बिजनेस ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो मन में विचार था, वो काफ़ी लीडरों का कम हो रहा है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हरित संजीवनी के प्रोडक्ट ये साल भर चलने वाले प्रोडक्ट है, 1 साल चलने वाले प्रोडक्ट है। ये कोई एक दिन का प्रोडक्ट नहीं रहा है, क्योंकि हमें फसल के बारे में धीरे धीरे जानकारी होने लग गई है, सीज़न के बारे में जानकारी होने लग गई है। तो अभी देखिए भारत देश में 2 सीज़न है महत्वपूर्ण। अगर थोड़ा इसका और अभ्यास करेंगे आप तो आपके और ध्यान में आएगा कि 12 महीने हरित संजीवनी पे आप काम कर सकते हो। जो अभी मई में स्टार्ट हुआ है खरीफ सीज़न, 4 महीने चलेगा, मई जून जुलाई अगस्त तक चलता है खरीफ का सीज़न, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग बुआइयाँ होती ही रहती है। तो जैसे अगस्त एंड तक 4 महीने ये सीज़न हुआ, और फिर नवंबर से रबी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि 12 महीने में आप मुझे बताइए सर, 4 महीने खरीफ, 4 महीने रबी, 8 महीने तो 2 सीज़न है ही है, और पूरे भारत देश में होते हैं। ऐसा कोई राज्य विभाग रीजन कोई नहीं बचा है कि जहाँ पर ये 2 सीज़न नहीं है। और ऑल सीज़न क्रॉप है भारत देश में। कौन से क्रॉप, सब्जियों के, वेजिटेबल्स, टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, चौली, लौकी, प्याज, जितनी भी सब्जियां हैं, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा महीना है कि जिस महीने में सब्जियां नहीं मिलती? हर महीने में मिलती है और हर जगह पे मिलती है। तो भारत देश में 12 महीने सब्जियों का उत्पादन होता है। लगभग भारत देश में जितनी कल्टीवेटेड लैंड है, यानी कि जितनी जमीन पे बुआई होती है, लगभग भारत देश में खरीफ और रबी दोनों का हिसाब अगर करें तो 30 करोड़ से ज़्यादा एकड़ जमीन पर फसलों की बुआई होती है। उसमें से 10 से 15%, 10 to 15% 12 महीने वेजिटेबल की बुआई होती है सर, सब्जियों की बुआई होती है।
इतने बड़े पैमाने पे रेगुलर और गारंटेड मार्केट आपके पास है। अगर आप इसको कैश कर पाओ तो बड़े पैमाने पे इसका बिजनेस हो सकता है। ये बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया साथियों। तो ये हरित संजीवनी प्रोडक्ट की चारों स्टेजेस की जानकारी देने का प्रयास मैंने किया। छोटे छोटे सवाल आते हैं हरित संजीवनी में। कॉटन की जानकारी देने से पहले मैं थोड़ी सी उन सवालों के ऊपर भी चर्चा करना चाहूँगा कि हरित संजीवनी, अब जब हरित संजीवनी का हमने इस्तेमाल किया है सर, तो फिर बाकी कौन से खाद देने चाहिए या फिर कौन से कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथियों पहले ध्यान दीजिए, हरित संजीवनी ये ना तो कोई खाद है, ना कोई पेस्टिसाइड है, ना कोई फंगीसाइड है, ये ट्रीटमेंट है। फसल के अलग अलग अवस्थाओं में काम करने वाली ट्रीटमेंट है। तो उस वजह से ना आप हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने के बाद आपको पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक है कि हरित संजीवनी की वजह से आपके फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़े पैमाने पे बढ़ती है। उस वजह से कुछ हद तक आपको पेस्टिसाइड के प्रमाण कम लगेगा, कीटकों का प्रमाण कम आएगा, बीमारियों का प्रमाण कम होगा। तो बीमारियों का प्रमाण अगर कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खाद अगर देने हैं तो खाद जो आप रेगुलर खाद दे रहे हो, देते आ रहे हो, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसमें आप 20 से 25% की बचत कर सकते हो, कटौती कर सकते हो, क्योंकि फसलों को लगने वाले खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है। तो ये फसलों को लगने वाले मुख्य खाद है, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो साथियों कॉटन, मैं अभी कपास की फसल पे आ रहा हूँ। बहुत बड़े पैमाने पे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली ये जो फसल है और कैश क्रॉप, किसान को सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली क्रॉप है। वर्ल्ड में भारत देश का बहुत अच्छे नंबर लगता है। तो ये देखो कपास के अलग अलग स्थिति अंतर है, अलग अलग स्टेजेस है। जैसे कपास लगाने के बाद यहाँ तक आओगे तो आप वेजिटेटिव ग्रोथ है, फिर वहाँ से या फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग, फिर यहाँ से रिपाइनिंग स्टेज यानी कि मैच्योरिटी स्टेज है। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग खादों पर चर्चा करेंगे। कपास की बुआई होती है, कपास की बुआई अंतर के हिसाब से होती है। हर एक रीजन में अलग अलग ये होते हैं। उसकी जो लागवड़ होती है, बुआई होती है, तो उसका डिस्टेंस किया जाता है, डिस्टेंस रखा जाता है। तो 4x4 पे, 4x2 पे, 4x1.5 पे, 4x1 पे, 3x1 पे या 5x2.5 पे। जैसे बरसात की फसल पे होने वाली बुआई अलग होती है और जिनको पानी देने की व्यवस्था है तो वहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग रखा जाता है। यानी कि दो पौधे लगाने के बीच में का डिस्टेंस, जैसे ये दो पौधे लगाए हमने, तो इनका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को गिना जाता है। तो साथियों ये अलग अलग डिस्टेंस मैंने आपको दिखाए, ये अलग अलग एरिया के हिसाब से होते हैं। तो सोइंग टाइम क्या है, कपास का सोइंग टाइम क्या है, तो भी 30 करीबन अब कपास की बुआई स्टार्ट हो गई है 25 मई से। जहाँ पर पानी देने की व्यवस्था है वहाँ से 25 मई से कपास की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और जो पानी के भरोसे पे है तो बरसात जब आएगी, उचित तो मॉइस्चराइज ज़मीन में आ जाएगा तो आगे बुआई होगी। तो जब फसल की बुआई होगी, कपास की बुआई आप करोगे, तो बुआई करते समय या करने के 30 से 35 दिनों तक आपको हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम 1 एकड़ में जमीन में देना है। दोनों को एक साथ मिला के जमीन में देना है। उसी समय बुआई करते समय फसल में बेसल डोज क्या देना है, क्योंकि बेसल डोज बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए। जब फसल बुआई होती है तो उसे बेसल डोज कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म अवस्था से ही आप अगर उसको खाद देना चालू करोगे, अन्न तत्व देना चालू करोगे, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो बेसल डोज है यूरिया 50 kg, सुपर फॉस्फेट 50 kg और पोटास 25 kg 1 एकड़ जमीन में देना है। और उसी समय माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी बेसल डोज, ये पूरा बेसल डोज में आता है।
बेसल का मतलब बेस पे देने वाला। तो माइक्रोन्यूट्रन की बड़ी जरूरत होती है। सूक्ष्म अन्न तत्वों की कपास में जरूरत होती है। मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, उसके बाद सल्फर ग्रैन्यूल है, और सल्फर 90% WDGS है, बोरैक्स है, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर और बोरान, इसकी जरूरत होती ही है, क्योंकि शुरू में फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में नाइट्रोजन काम आता है। तो फास्फोरस फसल के जड़ों की वृद्धि करने में काम में आता है, इसलिए बेसल डोज में फास्फोरस होना ही चाहिए। बेसल डोज में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। फिर बेसल डोज में सल्फर है, बोरान है, मैग्नीशियम सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। तो ये बेसल डोज में आपको जमीन में देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथियों, वेजिटेटिव ग्रोथ, जब फसल जमीन के ऊपर आती है करीबन 35 से 40 दिन की हो जाती है, कपास की फसल जब 35 से 40 दिन की हो जाती है, तब हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, यानी कि 100 लीटर पानी बनेगा। और उसमें क्या करना है आपको, स्प्रेमैक्स को 1 ml मिलाना है, 1 ml मिलाना है। स्प्रेमैक्स ये कंपलसरी है। स्प्रेमैक्स जो अपना प्रोडक्ट है, ये कंपलसरी, हर छिड़काव के साथ स्प्रेमैक्स को मिलाना जरूरी है। तो ये छिड़काव आपको 35 से 40 दिन, कपास की फसल की बुआई करने से 35 से 40 दिनों में आपको जमीन में फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अब इसके साथ कोई सूक्ष्म अन्न तत्वों का छिड़काव करना है क्या? हाँ, 19-19 19-19-19 NPK, इसका 1 लीटर पानी में 5 ग्राम लेके इसके साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और इस दरम्यान आपके फसल पर अगर रस चूषक कीटकों का या फफूंद का कोई प्रकोप दिखाई दे रहा है तो ही रैपिड 2 ml और डिफेंड 2 ग्राम मिला के छिड़काव करें, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है। अब हमने बेसल डोज दिया बुआई करते समय, तो दूसरा बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद आपको खादों का डोज देना आवश्यक है। और उसमें यूरिया 30 kg, सुपर फास्फोरस 25 kg, सुपर फास्फेट 25 kg और पोटास 25 kg, NPK तीनों का भी डोज देना आवश्यक है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज, जैसे फसल को फूल लगने लगते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज में आ गया। फ्लावरिंग स्टेज में स्टेज नंबर 3, फसल की बुआई करने से, यानी कि स्टेज नंबर 2 का आपने छिड़काव किया, उससे 15 दिन, यानी कि 35 से 40 दिनों में हमने ये दिया था स्टेज नंबर 2, तो ये 55 से 60 दिनों में, 55 से 60 दिनों में बराबर आपकी फ्लावरिंग स्टेज आती है। तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, स्टेज नंबर 3 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 150 लीटर पानी बनेगा। स्प्रेमैक्स डालना है उसमें 1 ml और छिड़काव करना है। और इस समय कौन से अन्न तत्वों का छिड़काव करना है? 13-0-45, अगर आप पर लीटर 5 ग्राम डाल के छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद इस अवस्था में अगर सकिंग पेस्ट और फफूंद का अटैक है तो फिर रैपिड 2 ml और डिफेंड 2 ग्राम डाल के छिड़काव करना चाहिए। और इस दौरान खाद कौन सा देना है? यूरिया 30 kg और पोटास 25 kg, बुआई करने के 50 से 55 सेम डेज, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज में। हर स्टेज में अन्न, क्योंकि कपास की फसल बड़ी होती है, इस कपास को ज़्यादा अन्न तत्वों की जरूरत होती है साथियों। उसके बाद मैच्योरिटी, जैसे फूलों का रूपांतरण फलों में होने लग जाए, टिंडे लगने लग जाए, टिंडे जब लगने लगेंगे तो फसल के और अन्न तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बड़े पैमाने पे अन्न तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इस दौरान स्टेज नंबर 4, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का जब छिड़काव होगा उसके 15 दिन के बाद, यानी कि 55 से 60 दिनों में किया था, ये कब आएगा? 65 से 70 दिनों में, 70 से 75 दिनों में, यानी कि राइट आपकी मैच्योरिटी स्टेज आएगी। तो उस दौरान आपको इसका छिड़काव करना है। 005234 ये 5 ग्राम मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और जरूरतों के अनुसार इस दौरान तो फसल पे बीमारियों का अटैक आता ही है, रैपिड 2 ml या डिफेंड 2 ग्राम लेके आप छिड़काव कर सकते हो। और इस दौरान नाइट्रोजन का 30 kg का, यानी कि यूरिया का 30 kg का आपको डोज देना है। तो इसके बाद ड्रिप द्वारा अगर देना है तो उसका एक अलग, जिनके पास ड्रिप पे है तो ड्रिप का एक अलग चार्ट दिया हुआ है। अब कपास के फसल पे आने वाली बीमारियां कौन सी है?
देखिए ये सब बीमारियां हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी बीमारियां आपके फसल पे आएगी, बिल्कुल नहीं। सभी बीमारियां आपके एक आदमी के फसल पे कभी नहीं आएगी। ये अलग अलग विभाग में अलग अलग बीमारियां आ सकती है, या तो एक भी बीमारी आपके फसल पे आ नहीं सकती, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसमें फफूंद बीमारी आती है, बैक्टीरियल बीमारी है, नेमाटोड है, सकिंग पेस्ट है। तो ये इसमें फफूंद फफूंद कौन से है, तो एक एक चीज़ देखेंगे। फफूंद में अल्टरनेरिया आता है, तो अल्टरनेरिया जब आएगा तो इसमें छिड़काव कौन सा करना है। डिफेंड 2 ग्राम है, मेटालॉक्सिल 4% और मैंकोजिप 4%, रिडोमिल गोल्ड नाम का एक प्रोडक्ट आता है ट्रेड नेम का, 2 ग्राम लेके स्प्रेमैक्स 1 ml लेके छिड़काव करना है। और इस दौरान अगर सकिंग पेस्ट का अटैक है तो रैपिड कंपलसरी उसमें 2 ml मिलाना है। ये अलग अलग विभागों में अलग अलग फसल पे अलग अलग बीमारी आती है। ये मैं सब सिर्फ जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब ये सभी छिड़काव आपको आपके फसल पे करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फ्यूजेरियम विल्ट ये थोड़ी कॉमन बीमारी है फ्यूजेरियम विल्ट की, तो फसल ऐसी खड़े खड़े सूख जाती है। डिफेंड 2 ग्राम, मैंकोजिप ऑफ कार्बन एंजाइम साफ करके एक प्रोडक्ट आता है, 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में। स्प्रेमैक्स 85 का 1 ml लेना है, 1 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। और इसी दौरान अगर सकिंग पेस्ट का अटैक है तो रैपिड को मिलाना है। और उसके साथ साथ उसको कुछ ज़मीन में ड्रेंचिंग भी करना है, क्योंकि ये फ्यूजेरियम विल्ट ये जड़ों में भी आता है। तो उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम और स्प्रेमैक्स उसमें 1 ml लेके ज़मीन के पौधों के आजू बाजू में वो पानी डालना है, तो वो ज़मीन से भी उसको आपको असर मिलेगा। उसके बाद वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब फंगस की अलग अलग प्रकार है डिसीज के। डिफेंड 2 ग्राम, कैप्टन 50% 2 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml लेके। और इस दौरान अगर सकिंग पेस्ट का अटैक है तो रैपिड को 2 ml लेके छिड़काव करना है। राइजोक्टोनिया ये भी एक फफूंद का ही प्रकार है। इसमें डिफेंड 2 ग्राम, मैंकोजिप कार्बन डाइऑक्साइड साफ ट्रेड नाम का प्रोडक्ट आता है, 2 ग्राम वो लेके स्प्रेमैक्स 1 ml डाल के छिड़काव करना है। और इस दौरान अगर सकिंग पेस्ट का अटैक है तो रैपिड कंपलसरी देना है। इसमें ड्रेंचिंग भी करना है। राइजोक्टोनिया में मेटालॉक्सिल 35% का 1.5 ग्राम और स्प्रेमैक्स 85 अपना 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से ज़मीन में ड्रेंचिंग करना है। पाउडरी मिल्ड्यू ये एक प्रकार है, वो भी काफ़ी कॉमन बीमारी है कपास के फसल पर। पत्तों के पीछे ऐसे वाइट कलर की आती है, तो ये सल्फर की वजह से आती है। सल्फर 80% WD-10 जो आता है मार्केट में कई सारे बड़े पैमाने पे मिलता है। ये तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में स्प्रेमैक्स 1 ml लेके इसका छिड़काव करना है। बैक्टीरियल ब्लाइट ये कॉमन बीमारी है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 2 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम प्रति 50 लीटर पानी में। इसका प्रमाण थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। ये 50 लीटर पानी में है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कितना डालना पड़ेगा आपको, फिर 100 ग्राम डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका प्रमाण लेके स्प्रेमैक्स 1 ml डाल के इसका छिड़काव करना है। और दूसरा है डिफेंड कैप्टॉप करके आता है 2 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml डाल के छिड़काव करना है। रस चूषक कीट, ये तो बीमारी हो गई, अभी तक बीमारी पे बात कर रहे थे हम लोग, अभी कीटकों पे बात करेंगे। रस चूषक कीट, फिर थ्रिप्स, माइट्स, रेड माइट, एफिड, लीप हॉपर, ये तो हमने देखी ही है। इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। रैपिड 2 ml, स्प्रेमैक्स 85 1 ml लेके इसको छिड़काव करना है। इस दौरान अगर फफूंद का प्रकोप है तो डिफेंड 2 ग्राम मिला के उसमें छिड़काव करना है। उसमें अमेरिकन बोलवर्म आता है, बहुत बड़े पैमाने पर आने वाली ये कीट है। तो डेल्टा में 3 1 ml, स्प्रेमैक्स 85 1 ml लेके इसको छिड़काव करना है। या कॉटन पिंक बोलवर्म आता है, उसके लिए फ्रिप्रोनिल तो 2 ml, स्प्रेमैक्स 85 1 ml लेके छिड़काव करना है। अगर इसी दौरान फफूंद का अटैक है तो 2 ग्राम डिफेंड को डाल के छिड़काव करना है। टोबैको कैटरपिलर, ये इल्ली आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे फसल पर इल्ली आ गई, पत्तों को खाने वाली इल्ली होती है। इमामेक्टिन बेंजाइट 1 ml, नुआन 1 ml और स्प्रेमैक्स 1 ml लेके छिड़काव करना है। ड्रेंचिंग निमेटोड, फसल जड़ों में गांठें आ जाती है तो ड्रेंचिंग के लिए ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिन, गुड़, छाछ, ये पूरा 200 लीटर पानी में उसका द्रावण करके जड़ों में डालना है। तो काफ़ी अच्छे हद तक निमेटोड पे इसका फ़ायदा होता है। साथियों मिलीबग ये इसे महाराष्ट्र में पिठिया ढिकून भी कहते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे आता है। इसमें नुआन 3 ml, स्प्रेमैक्स 2 ml लेना है।
स्प्रेमैक्स का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे हर जगह पे 1 ml बोला है, मगर यहाँ 2 ml, क्योंकि इस कीटक के ऊपर एक वाइट कलर का आवरण होता है। जब तक वो आवरण नहीं निकलेगा तब तक इस कीटक के ऊपर किसी भी कीटनाशक का फायदा नहीं हो सकता। तो स्प्रेमैक्स क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा स्प्रेमैक्स लेंगे तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो आवरण होता है उस आवरण को छेद देता है, डिजॉल्व कर देता है। उस वजह से रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लाल पत्ती यानी कि महाराष्ट्र में इसको लालिया भी कहते हैं। तो ये कोई एक्चुअली ये डिसीज है ही नहीं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर अन्य तत्वों की अच्छी तरह से देखभाल रही तो आपके पत्ते लाल नहीं पड़ेंगे। और ये लाल कब पड़ते हैं, जब टिंडे लगने लगते हैं तब लाल, क्योंकि टिंडे पूरे अन्य तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो पत्ते लाल होने लग जाते हैं साथियों। तो हरित संजीवनी हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल, इस समय आपके हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट खत्म, ये मैक्सिमम 70-80 दिनों के बाद ही आपको ये फसलों में ऐसे स्थित्यंतर दिखेंगे। तो साथियों फ्रूट स्पेशल एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आता है अपना। तो 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 5 ग्राम 5 ग्राम स्प्रेमैक्स 1 ml लेके छिड़काव करें तो बहुत अच्छे पैमाने पे इस पे आपको फ़ायदा होगा। साथियों ये जो सारी सिफारिश हमने दी है खादों की और पेस्टिसाइड की, तो ये कोई प्रमाण नहीं है। ये हमने कई सारे फील्ड ट्रायल्स लिए हैं, अलग अलग किसानों के अनुभवों से और अच्छे अच्छे कृषि विश्वविद्यालयों के अनुभव से ये ट्रीटमेंट दी गई है। ये रीजन वाइज, स्टेट वाइज इसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हर एक को इतना ही लगेगा ऐसा नहीं है, अपने ज़मीन के हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट देने का हमने प्रयास किया है साथियों। तो इसी के साथ बहुत थोड़ा समय जब मैंने ज़्यादा ले लिया है तो एक छोटा सा सिर्फ आपको एक कॉम्बो पैक दिखाता हूँ मैं कि आपको कॉटन की फसल के लिए कैसे कॉम्बो पैक बना के देना है। तो 1 एकड़ के लिए एक हरित संजीवनी का बॉक्स जाएगा, स्प्रेमैक्स की 1 बोतल जाएगी 500 ml की, रैपिड मिनिमम 2 बोतल लगेंगी और डिफेंड के 3 पाउच लगेंगे। तो अगर आप इतना एक कॉम्बो पैक बना के देंगे तो 6,650 रुपये का ये MRP पे एक किसान को आपको ये पूरा पैक जाएगा। तो इसमें आपको ये 6,650 रुपये बहुत ज़्यादा लगेंगे, मगर सर इससे आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं और उत्पादन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथियों आज इसी के साथ मैं आपको एक नया विचार और नया विषय के माध्यम से अवगत किया है, हरित संजीवनी की डिटेल जानकारी और कॉटन फसल की। और आज ही तैयार हो जाइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों बरसात होने वाली है, लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, सब लोग बाहर काम करने निकल चुके हैं। और अगले महीने से यानी कि ये 1 जून से, आज 1 जून है, बहुत अच्छा समय, बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड बढ़ने वाली है। कई लोगों को प्रोडक्ट मिलने वाले नहीं है क्योंकि बहुत हेवी डिमांड आ रही है। तो आप तुरंत तैयार हो जाइए, नज़दीकी पिकअप सेंटर पे डेपोज में ऑर्डर कीजिए और अपने प्रोडक्ट को आज ही बुक करा के कंफर्म कर लीजिए। तो आपका बिजनेस बढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। साथियों आपका बिजनेस बढ़े, आपको प्रोडक्ट वक्त पे मिले, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे विचार यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जय हरित, जय हरित संजीवनी। मिट्टी का प्राण है ये, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।